सर ये बेल कैंसिलेशन का मैटर है। आपका रिप्लाई आ गया जी ये पिछली बार 9/9 को सिनॉप्सिस देना था ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पे। वो ले ये आया। तो तैयार है, आपको दे, ये मेरे ही है सर। ये सभी जो कनेक्टेड बिल एप्लीकेशन है वो मैंने सभी के लगा दिए हैं एक ही जगह कर। ये मैंने बनाए। तो टोटल कितनी कैंसिलेशन? 8 है। 8 है। तो ग्राउंड्स क्या है वकील साहब कैंसिलेशन की? ग्राउंड्स क्या है कैंसिलेशन की? ग्राउंड ये है सर कि सभी आठों में आप आठों में आठों में आप ही हैं। 8 में आप ही भी। रेस्पोंडेंट हाँ, बताइए, ग्राउंड्स बताइए। ग्राउंड सर सबसे पहले 2040 बंद देख लें, मीरा देवी जो सास है उसका देख लें। मीरा यदि सीरियल नंबर से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारी समझ में। तो सबसे पहले जयप्रकाश का जी। देख लें। नहीं, जयप्रकाश की है सभी कंप्लेनेंट है। कंप्लेंट। सॉरी, हाँ। मीरा देवी की देख लें साहब। वो क्या है कि वहीं से पूरा आधार शुरू हुआ है, बेस 2040 बंद, इसको देख लें। 040। सबसे पहले सर जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है वो मैं बताना चाहूंगा साहब कि केस क्या है। हाँ बताइए। केस ये है साहब, क्या 11 जून को शादी हुई और 14 जून को ये एलिगेशन है कि सास ने हाथ पकड़े और हस्बैंड ने एसिड पिला दिया। और सारे के सारे लोग, ननद भी हैं इसमें, नंदेव भी हैं, ये दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। तो सबसे पहले उसका इलाज शुरू हुआ तो वो ससुराल वालों की कस्टडी में थे। तो डीडी जब रिकॉर्ड हुआ तो डीडी में ये बताया कि साहब हमें भूत प्रेत आते थे तो हमने स्वयं एसिड पी ली। फिर वो जिंदा रही 5-6 महीने। उसके बाद फिर जब उसकी तबीयत खराब हुई और भिंड हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया 11वें महीने में। तो वहां पे तहसीलदार ने जब रिकॉर्ड किया बयान तब उसने ये बताया कि सास ने हाथ पकड़े और हस्बैंड ने उसको एसिड पिलाया। तो सर 307 का मामला रजिस्टर्ड हुआ। तो 2 बार डीडी हुई इसकी। 2 बार डीडी हुआ। पहली की डेट क्या है? पहली की डेट इतनी साहब चार्जशीट नहीं है उसमें, इसमें है चार्जशीट में, डायरी है उसमें है। तो उसके तुरंत बाद हुआ था। और ये जो घटना हुई है शादी के 1 महीने के भीतर हुई है। क्या है डेट ऑफ इंसिडेंट? क्या है? 2023 तो पहला जो डीडी 11/5 को तो इनकी 23 को शादी हुई। जी। फर्स्ट डीडी क्या है? 19 जून 2023, फर्स्ट डीडी, ठीक। और सेकंड? 3 नवंबर 23। इसमें सारे सभी पे एलिगेशन लगाए। अब साहब देखें जो मीरा देवी की है 20401 उसका पेज नंबर 12 P1। ये हस्बैंड और सास दोनों की तरफ से ये एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई 438। इसको मेरिट पे ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया 25/11/2023 को। लास्ट में जो फाइंडिंग है पेज नंबर 14 पे, आवेदक गण मीरा अमित की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन 438 निरस्त किया जाता। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई। काइंडली सी पेज नंबर P2, पेज नंबर 15। इसमें इन्होंने कहा कि साहब वो खत्म हो गई है, 302 304 भी बढ़ गया है, इसलिए हम ट्रायल कोर्ट में जाना चाहते। तो ये लिबर्टी इनको दी। अब साहब ट्रायल कोर्ट में जब केस हुआ तो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है जिसको मैंने चैलेंज किया, P3 पेज नंबर 17। इस आदेश के द्वारा आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 निराकरण किया जाए, यानी कि पहला खारिज हो चुका है। ये एप्लीकेशन हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई और आवेदन पत्र जैसा आप लिख रहे हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन। आप साहब देखें इसके बैक साइड में पेज नंबर 18 पे, इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर या किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है और नहीं निरस्त हुआ है जबकि विड्रॉ हुआ है। आप साहब पैरा 8 देखें साहब, पैरा 8 पेज नंबर 19 पे केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में इस मामले में तकनीक तौर पर यह परिवर्तन हुआ है कि नेहा की उक्त घटना के पश्चात इलाज के दौरान लंबे समय पश्चात मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में जब न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी उस समय अभियुक्त पर हत्या के प्रयास के आरोप लगाए गए थे। इस स्थिति में अपराध के परिणाम में परिवर्तन हुआ है, वर्तमान में नेहा की मृत्यु हुई। इस ऑर्डर में ये लिखा जा रहा है कि पहले जमानत हो चुकी है जबकि सास की जमानत हुई नहीं, 438 खारिज हुई मेरिट पे। इसमें साहब ये देखें साहब कि मेरिट पे डिसाइड ही नहीं हुई। इनकी तरफ से जवाब आया है, इन्होंने जवाब में कहा है कि साहब वो
टाइपिंग मिस्टेक हो गई। आप ये नहीं बता रहे जो मैंने एप्लीकेशन लगाई है कि सास की कभी जमानत नहीं हुई, उसके संबंध में आपका रिप्लाई मौन, आप रिप्लाई में कुछ नहीं बता रहे। तो मेरा निवेदन है कि ये एप्लीकेशन मेरिट पे डिसाइड हुई नहीं, केवल इस आधार पे कि साहब पहले 307 में हो गई है, इसलिए तकनीकी परिणाम ये हुआ है कि 302 हुआ है और कोई बदलाव नहीं हुआ और इस आधार पे अलाउ कर दो। तो मेरा निवेदन है कि इतने गंभीर अपराध में जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया जज साहब ने, और इसमें मेरी प्रेयर भी देख लें एप्लीकेशन में क्या मैंने प्रेयर की है, उस पर भी गंभीरता से विचार किया जाता है। चलिए, अब मेरा निवेदन है साहब, इसमें इनका रिप्लाई भी देखें, रिप्लाई इस पे साइलेंट है। तो मेरा निवेदन है कि मेरिट पे नहीं हुआ है इस तरह, इसलिए इनकी जो बेल एप्लीकेशन जो इम्प्यून ऑर्डर है वो खारिज किया जाए। अब दूसरा है मेरा निवेदन सर कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड की है 7793/2024, दो है, हमने दो पेश किए साहब, 7793 93/2024 और दूसरी है 32182/2024, 32/182, ये दोनों हस्बैंड की। दोनों हस्बैंड। एक जो 307 में बेल हुई थी उसको आपने चैलेंज किया, एक जो बाद में जो चेंज सरकमस्टेंस बाद में जो अपराध ऐड हुआ एक उसको, दोनों ऑर्डर चैलेंज किए, इसलिए वो भी रहती। पहले का ऑर्डर क्या है 7793 का? 7793 का ऑर्डर है सर, 9 फरवरी 2024 का है, P1 पेज नंबर 12 पे। और सेकंड का ऑर्डर? सेकंड का ऑर्डर है सर 2/5/2024 सर, 2/5/2024। ठीक। आप सब जो पहला जो ऑर्डर हुआ है 7793 में, उस ऑर्डर को मैं पढ़ देता हूँ। कस्टडी के मात्र 20 दिन पहले, 20 दिन में ये बेल आउट होता है, इतने गंभीर अपराध, वो मैं पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 14 पे सर, पेज नंबर 5 पे साहब मैं पढ़ देता हूँ। अभियोजन के अनुसार अभियोगी नेहा का बयान विभाग 11 जून 23 को आवेदक सो एंड सो के साथ हुआ। शादी में उसके पिता ने घर गृहस्थी का सामान दिया। शादी के कुछ समय बाद ही नेहा का पति सास मीरा, ननद नेहा, सपना उसे दहेज में मिले सामान को लेकर ताना मारती थी और कहते थे कि खराब क्वालिटी का सामान दिया है तुम्हारे घर वालों ने, दूसरा सामान मंगाओ। उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। नेहा के मायके वालों के समझाने पर भी उक्त लोग नहीं माने। उसके दोनों नंदे जितेंद्र, सीलू उसे धमकाते थे और घर से दूसरा सामान मंगवाने की कहते थे। दिनांक 14 जून 23 को, इसमें डेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ऊपर जो 11 जून है वो 11 मई है। नेहा के पति एवं सास उससे झगड़ने लगे और सास ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके पति ने एसिड की बोतल से उसके मुंह पर लगाकर उसे एसिड पिला दिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसके ससुराल वाले उसे जिला चिकित्सालय भिंड ले गए, जहां से उसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। उक्त सूचना के आधार पर लेखवत की गई। अब साहब इसमें ये देखें कि जब ये मालूम था कि तेजाब पिए, तो न तो ट्रायल कोर्ट ने कोशिश करी कि ये देखे कि वो जिंदा भी है कि मर गई, न प्रोसिक्यूशन ने ये कोशिश करी कि ये बताने के लिए कि वो ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये कुछ भी कंसीडर नहीं किया गया। फिर पैरा 7 में साफ किया, केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध 498A 307 500 से 34 भादव के प्रावधानों के तहत मामले को पंजीबद्ध किया गया है। उक्त वर्तमान में विवेचना के दौरान लंबित आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण में देरी लगने की संभावना, इस आधार पे 1 लाख की जमानत हुई। इतने गंभीर अपराध में जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और 20 दिन में ही होने पर ट्रायल कोर्ट ने, आप साहब देखें पेज नंबर 15 पे कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर है, इसमें 307 में तीन दिन में ही बेल आउट किया गया, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने खारिज किया। ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इसके आधार पर इसमें T2 पे ने ऑर्डर लगाया 15 नंबर पेज पे। इसमें मात्र 3 दिन में ट्रायल कोर्ट ने 307 में जमानत दी थी, उसको मैंने चैलेंज किया, ये मेरा ही केस था सर, पेज नंबर 19 पे, वो मैं पढ़े देता हूँ। ये बेयर पेरिजल ऑफ द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट बिलो रिवर दैट इंटर एरिया द रेशियो लेट डाउन इन द केस अर्नेश कुमार सो एंड सो सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ सो mere none adherence to the provision of section 41 or 41A CRPC by the authorities will not make an accused entitled to bail irrespective of the nature of accusation and role attributed to him. In the case in hand, the learned court below has gone oblivion of the fact
that the elderly couple who are the evening of their life had given their house of rent to a girl probably to come out their loan licenses and also to provide and humbly settle to the girl in the setup. Respondent number 2 being paramour of the girl, not only interested to the peaceful life of the elder couple, but also ransacked their home, assaulted them brutally so much so that wife of the couple suffered from nasal fracture. Besides receiving other injuries, complainant also received 2 lacerated wound on parietal region. After doing all this, respondent number 2 was able to get bail in just 3 days, even before filing of charge sheet. When the case was at the investigation stage, it is well settled that among of circumstances, the other factor to be borne in mind while considering an application for bail, whether there is any prima facie or reasonable grounds to believe that the accused had committed the offence, nature and gravity of accusation, severity of punishment in the event of conviction, danger of accused absconding or feeling of release on bail. ये सारे सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये बेल निरस्त की। तो इसी के अनुसार मेरा केस इतनी ग्रेविटी है, 1 महीने के भीतर एक महिला के साथ बर्बरता की जाती है, 5 महीने वो हॉस्पिटल में संघर्ष करती है। इसमें तो जो मैंने दूसरी एप्लीकेशन लगाई उसमें तो मेरी ये मांग है कि सब प्रोसिक्यूशन के साथ साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जैसा मीरा देवी के केस में हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बिल्कुल ये नहीं देखा कि मेरिट पे केस डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि ऐसे बोल दिया है कि साहब ये तो अलाउ कर दो आप, और उठा के रीडर साहब ने उसको, बाबू ने उसको टाइप कर देखिए दिया। ऐसा है, आप ग्राउंडलेस एलिगेशंस तो मत लगाइए, आप अपने केस पे ही सीमित रहें तो ठीक रहेगा। कि रीडर ने लिख दिया या किसने लिख दिया, नहीं मेरा आप इसमें बताइए। मीरा देवी वाले आप साहब ये देखें, ये दूसरी जब एप्लीकेशन लगाई है, दूसरी एप्लीकेशन देखें 32/182, ये किसकी है? ये इसी की है। इसी की इसकी जब 302 बढ़ गया, 304 भी हो गया, तब फिर 438 में अलाउ कर दी इसकी बेस। मेन एलिगेशन साहब ये है इसमें कि इसकी डेथ हो गई साहब, और डेथ के बाद उसकी सूचना प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट को नहीं दी कि उसकी डेथ हो। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने रिप्लाई मांगा शासन को, शासन का रिप्लाई आया। रिप्लाई में ये स्वीकार किया है कि जब इसकी डेथ हो गई है तो वहां के थाने ने हमें सूचित किया। ये देखें साहब, तो पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 देखें साहब, पैरा नंबर 6 पे। और दूसरा हाँ पढ़िए। यह है कि याचिकाकर्ता की बहन नेहा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, उसका इलाज भिंड तथा ग्वालियर में कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत और ज्यादा खराब होती गई। इलाज हेतु दिनांक 7/11/2023 को उसे एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे दिनांक 13/11/2023 तक भर्ती रखा गया। बाद में हॉस्पिटल द्वारा छुट्टी देकर उसका इलाज जारी रखा गया। पुनः उसकी तबीयत खराब होने पर दिनांक 22/1/24 पर उसे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हरिनगर घंटाघर नई दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उक्त दिनांक को इसने कम तोड़ दिया। एक मिनट सर, थोड़ा सा मेरा एक निवेदन था, इससे पहले जो कंसीडर अभी मैंने आर्गुमेंट किया मेरे, उसमें थोड़ा एक फैक्ट थोड़ा सा छूट गया, वो थोड़ा देख लें। अमित वाले में जो 7793 उसका पेज नंबर 5 पे देखें, 7793 पेज नंबर 5 इसी में ये देखेगा। A1 में, एनेक्सर A1 में नहीं सर, वो जो पिटीशन है उसका पेज नंबर 5, पेज नंबर 4 पर है, पेज नंबर 5 पैरा 5। पैरा 5। नहीं सर, पैरा 6 है, पेज नंबर 5 पे इसको पढ़ें। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ था कि उसकी डेथ की सूचना थाने पे दी जा चुकी थी, लेकिन जब ये बेल डिसाइड हुई 439 तो कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि उसकी डेथ हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो में पढ़े जाते। यह है कि याचिकाकर्ता की बहन नेहा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, उसका इलाज भिंड तथा ग्वालियर में कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत और ज्यादा खराब होती गई। इलाज हेतु दिनांक 7/11/23 को उसे एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां पर दिनांक 13/11/23 तक भर्ती रखा गया। बाद में हॉस्पिटल द्वारा छुट्टी देकर उसका इलाज जारी रखा गया। उन्हें उसकी तबीयत खराब होने पर दिनांक 22/1/24 पर उसे दीनदयाल हॉस्पिटल हरिनगर घंटाघर नई दिल्ली में भर्ती कराया गया,
जहां इलाज के दौरान उक्त दिनांक को ही याचिकाकर्ता की बहन नेहा ने दम तोड़ दिया। उक्त अस्पताल द्वारा उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। पुलिस थाना बिंदापुर नई दिल्ली द्वारा नेहा का पोस्टमार्टम कराया गया तथा उसके शव को याचिकाकर्ता के परिजनों को सुपुर्द किया गया। बिंदापुर पुलिस स्टेशन नई दिल्ली के पुलिस अधिकारी श्री चेतराम मीना द्वारा नेहा की मृत्यु के संबंध में सूचना फोन के माध्यम से सीएसपी कार्यालय भिंड को दी गई। यानी कि ये तारीख 22/1 कोई सूचना दे दी और 9 फरवरी को बेल डिसाइड हो रही है साहब। तब तक न तो मामले में इजाफा किया गया, न कोर्ट को सूचना दी गई कि उसकी डेथ हो चुकी। और ये इस पॉइंट पे ऑनरेबल कोर्ट ने रिप्लाई मांगा शासन से, तो शासन ने रिप्लाई में ये स्वीकार किया कि वहां से सूचना आई कि मैंने अपनी बहन के मरने की सूचना दी सीएसपी को, उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि वहां के स्टेशन ऑफिसर ने हमें सूचना दी कि उसकी डेथ हो चुकी है। और साहब ये कब सूचना दी गई है? 23 तारीख को, 23/1/2024 को। और बेल डिसाइड होती है 9/2/2024 को। इसमें शासन का रिप्लाई है साहब 28/5/2024 का रिप्लाई साहब, 28/5/2024 का। पैरा नंबर 3 है सर, उसकी 5 लाइन छोड़ के मैं पढ़ना चाहूंगा था। थाना बिंदापुर नई दिल्ली द्वारा तत्कालीन रीडर श्री नरेंद्र सिंह, जो वर्तमान में दिवंगत हो चुके हैं, के मोबाइल पर प्राप्त होने के आधार पर थाना देहात जिला भिंड को पत्र क्रमांक 21/1 के माध्यम से लेख किया गया। और मैंने जो सूचना दी, क्योंकि मेरी सूचना पे कोई रिसीविंग उन्होंने दी नहीं, इसलिए मेरी सूचना को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि इन्होंने कोई सूचना नहीं। तो मेरा हम्बल प्रेयर साहब ये है इसमें कि जिस समय बेल डिसाइड हुई उस समय मामले में 302 हो चुका था, 304 के इंग्रेडिएंट्स थे। और इसमें साहब ये देखें कि प्रोसिक्यूशन ने क्या किया साहब, इसमें प्रोसिक्यूशन ने इतना डिले किया मामले को कि मामले में 304 लगाने में इतना समय लगा कि मुलजिम अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करते रहे, लेकिन इन्होंने 304 और 302 का इजाफा नहीं किया। इसके संबंध में ऑनरेबल कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई। जब पिटीशन लगाई तब इन्होंने कहा कि साहब हमने 302 304 का इजाफा कर दिया, ये पिटीशन का ऑर्डर। लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है कि साहब जब 23/1 को आपको सूचना मिल गई तो इतना समय आपने क्यों लगाया 302 304 बढ़ाने में। आप साहब देखें 32182 है अमित की दूसरी बेल एप्लीकेशन, जब इजाफा हो गया तब 32182 है। जी सर, उसमें ऑर्डर है P2। अब इसमें फाइंडिंग जो पेज नंबर 17 पर है वो साहब फाइंडिंग देगी हाईकोर्ट की, पैरा नंबर 8 पे। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 302 के दंड की दृष्टि से मात्र इतना अंतर है कि भारतीय दंड संहिता की धारा में मृत्युदंड उपबंधित है, दोनों धाराओं में आजीवन कारावास के दंडादेश के प्रावधान है। अभिलेख के अनुसार अभियोजन की ओर से जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उस प्रतिवेदन में आवेदक अभियुक्त के संबंध में ऐसी कोई मांग नहीं की गई कि उससे कोई अतिरिक्त पूछताछ की जानी है। प्रतिवेदन में ऐसा भी लेख नहीं है कि उसने ऐसी कोई साक्ष्य संकलित की जानी है जो मृतका के मृत्यु के संबंध में है। अब मेरा निवेदन है कि जो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस कि हाथ में पकड़कर पति एसिड पिला रहा है, उसको कहीं कंसीडर नहीं किया, केवल इस बात को कंसीडर किया है कि केवल 302 में मात्र इतना अंतर है कि इसमें मृत्युदंड का प्रावधान। तो ये अंतर क्या कम है? तो उसके बाद अलाउ किए 438 इसमें। आप साहब देखें, अब ननंद नंदेव की है जमानत, इसमें 9186 है सर, 9186 और 19329। 9186 में सब पहले कर दूं सर। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी है नंद नंदेव को। और इसमें मेरा निवेदन साहब है कि पुलिस ने क्या किया था, जितेंद्र और सपना देवी। सपना देवी, इसमें क्या हुआ था कि जो एफआईआर थी, एफआईआर केवल पुलिस ने 307-34 में रजिस्टर्ड की थी, 498 भी नहीं लगाया। तो नंद नंदेव के खिलाफ एलिगेशन 307 के नहीं थे। इस आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट बेंच ने एंटीसिपेटरी बेल अलाउ। इसमें मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं करना था, वो सिर्फ मैंने इसलिए इसमें नहीं तो मैं विड्रॉ कर लेता, क्योंकि केवल जो ऑर्डर लगा था इसमें हाई कोर्ट का, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए, तो इस पे किंचित मात्र भी एलिगेशन नहीं था। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई सर,
तो 304वीं की परिधि में नंदेव दोनों आ गए। और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखें साहब 19329 में, ये देखें पैरा नंबर 6 साहब, अभियोजन के अनुसार अभियोगी नेहा का विवाह सो एंड सो के साथ संपन्न हुआ। शादी में उसके पिता ने घर गृहस्थी का सामान नगद रुपए दिए। शादी के कुछ समय बाद नेहा का पति, सास, मीरा, ननद, नेहा, सपना, देखो सभी के नाम आए। दहेज में मिले सामान को लेकर ताना मारती थी और कहती थी खराब क्वालिटी का सामान दिया तुम्हारे घर वालों ने, दूसरा सामान मंगवाओ। उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। नेहा के मायके वालों के समझाने पर भी उक्त लोग नहीं माने। उसके दोनों नंदेव जितेंद्र तोमर, शीलू तोमर उसे धमकाते थे और घर के दूसरा सामान मंगवाने की कहते थे। दिनांक इतने को रात्रि में नेहा के पति एवं सास उससे झगड़ने लगे। सास ने उसके हाथ पकड़े। उसके पति ने एसिड की बोतल उनके मुंह पर लगाकर उसे एसिड पिला दिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो ससुराल वाले उसे जिला चिकित्सालय भिंड ले गए, जहां ग्वालियर रेफर किया गया। उक्त सूचना पर लेखबद्ध की गई। आप साहब देखें इसमें पैरा 8 केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक गण को माननीय उच्च न्यायालय में एमसीआरसी नंबर 100 के अनुसार अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया। उक्त आदेश पारित करते समय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त दोनों अभियुक्त गण के कृत्य के संबंध में संपूर्ण साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों अभियुक्त गण के आपराधिक कृत्य को देखते हुए अग्रिम जमानत दी गई। अब इसमें ये फैक्ट है, ये फैक्ट गलत, ये फैक्ट इसलिए गलत है कि उस समय 302, 304 भी ऐड नहीं हुआ था। ये तो जब ये अलाउ हुई थी एंटीसिपेटरी बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट से, उस समय उसकी डेथ नहीं हुई थी। तो इसलिए ये कहना कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट कंसीडर कर लिए, इनके खिलाफ उस समय तो कोई ऑफेंस ही नहीं बनता था 307 का। उसकी डेथ के बाद हुआ है 304 भी। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी। तो मेरा निवेदन है कि आजीवन कारावास से दंडनीय है। तो ग्रेविटी पर कोई कंसीडर नहीं किया गया अपराध की कि मरने के बाद इन नंदेव के खिलाफ 304 भी का ऑफेंस मेड आउट होता है। इस बात को कहीं कंसीडर ही नहीं किया गया पूरी बेल एप्लीकेशन में। तो मेरा हम्बल प्रेयर है कि साज मीरा की तो इस बात पे है कि मेरिट पे डिसाइड ही नहीं हुई तो वो गलत ऑर्डर हो गया। दूसरा अमित जो हस्बैंड है उस पर मेरा ये आर्गुमेंट है साहब कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, इस पे विचार जब 307 की लागू की उस समय भी कंसीडर नहीं किया था। जो कोऑर्डिनेट बेंच का ऑर्डर है उसके अनुसार कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और पनिशमेंट की संभावना कितनी है, इस बात पे विचार नहीं किया गया। और उसके बाद जब पति की 302, 304 भी में अलाउ की 438, तब भी ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया गया। अब मेरा निवेदन है साहब कि इसमें जो डीडी दोबारा हुआ था वो एक बार कोर्ट के सामने पढ़ दिया जाए, उसमें सारे के सारे फैक्ट आ जाए। दूसरी सब मेरा इसमें एक मीरा ने कोई एक बेल एप्लीकेशन फिर लगाई है, शायद इसमें कनेक्टेड है, 482 लगाई है। अच्छा वो बाद में देखेंगे इसका, पहले कैंसिल। लैंड डिक्लेरेशन पढ़ देना, ये दूसरा वाला जी। तुम्हें क्या हुआ था? मेरे को ससुराल वालों ने एसिड पिलाई थी। सास नेहा ने हाथ पकड़ा था, पति ने बोतल मुंह में लगाई थी। 14 जून की घटना है। मेरे पति अमित एवं मेरी सास मीरा देवी द्वारा किया था। शादी के 3-4 दिन बाद मेरे पति, सास, बड़े नंदोई मेरे को दहेज की नकदी एवं सामान के लिए प्रताड़ित करने लगे। ये नंदेव पे भी एलिगेशन है। तो मेरा निवेदन है कि ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच का जो जजमेंट है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उनको कंसीडर कर लिया जाए था और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और उसके संबंध में कंसीडर करते हुए इनकी जमात। अब इन्होंने लॉर्डशिप जो बताया एमसीआरसी नंबर है 20401 मीरा देवी के सेपरेशन ऑफ फैक्ट पे 2040 है। हाँ 40। अब मेरा एक निवेदन, थोड़ी माफी चाहूंगा, एक्चुअली ये हमारा आर्गुमेंट नहीं है कि फैक्ट सप्रेस किए वकील साहब। फैक्ट तो इन्होंने एप्लीकेशन में सारे लिखे कि प्रथम हमारी द्वितीय एप्लीकेशन है पहली, लेकिन ऑर्डर में कंसीडर हुआ है कि प्रथम एप्लीकेशन है। तो हमारा ये आर्गुमेंट नहीं कि फैक्ट सप्रेस किए, कहीं पे भी नहीं लिखा मैंने रिप्लाई के साथ में वो अपनी एप्लीकेशन भी फाइल की है, क्योंकि अब तो आप ही कह रहे हैं कि वो कोई फैक्ट सपरेशन नहीं हुआ। अब रखा कि लंदन ट्रायल कोर्ट ने वो कंसीडर हुए कि नहीं, वो लंदन ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है लॉर्ड से, फाइल किया आपने और मैंने भी फाइल किया। रिप्लाई क्या है लॉर्ड से, पेज नंबर एनेक्जर R2 पेज नंबर 13। जो टाइपिंग मिस्टेक कह रहा हूँ मैं, इसलिए लिखा था मैंने रिप्लाई में R2 लॉर्ड से, ठीक है लॉर्ड। एक मिनट, I'm sorry। इसमें फाइल किया है R2 2042
401 हाँ इसी में 20401 नहीं इसमें नहीं दिया ना पेज नहीं 13 पे है, उसकी नेहा R1 पेज 13 पे ये नेहा तोमर की नहीं नेहा तो इसमें तो यही लगा है खास नेहा तो नेहा तोमर की हाँ हाँ ठीक नहीं, ठीक है। इसमें तो नहीं 20401 में देखिए रिप्लाई किसी और फाइल में नहीं रिप्लाई तो इसी में फाइल है एक इसमें रिप्लाई इसी में फाइल फाइल हुआ R2 है नहीं R1 R1 एक्चुअली Reply- मैंने जो की 1 की मेंशन है डॉक्टर वो साइड चूंकि काटा हुआ है पेज 11 है R2 है पेज नंबर 1 इस R1 फाइल में नहीं, दूसरी फाइल में है आप, इसमें होगा, इसमें देखिए, रिप्लाई तो वही 20401 में फाइल है इसमें लगा नहीं हो इस सकता फाइल है गलत लग गया तुम्हें भी में। नहीं बहुत सारी फाइलें हाँ, थी, हाँ, तो हो किसी सकता और है में गलत- लगा दिया हो। जी तो इसमें जो ऑर्डर है रन ट्रायल का पहले वो ढूंढ ले आपका रिप्लाई, है रिप्लाई इसमें। हाँ। अनावेदक क्रमांक 2 अमित सिंह भदौरिया का रिप्लाई है। नहीं ये है मीरा देवी का। 6 नंबर तो पेज सबसे पे- पहले आपने 6 नंबर पेज पे देखना 20401 में R1 किया है हाँ, जवाब रीडर साहब 20401 में देखो लिखा है रिप्लाई कहाँ है ही नहीं है रिप्लाई है ही नहीं सर ये है। उन्होंने कहा ना इसमें नहीं, किसी और फाइल में टैग हो गया होगा। किसी दूसरी फाइल में टैग इस कॉपी देख सकता है उनकी कॉपी कॉपी ले लेना। सारी फाइलों को अरेंज करके आप उसमें लगा दीजिए, देख लो किसी और। मीरा देवी का जवाब है। ठीक है उनसे। कौन सा पैरा? ये इसमें जो ऑर्डर है मीरा देवी का R2 का ऑर्डर है इनका मैंने R1 लगाया वो कॉपी लगाई मैंने जो नीचे बेल एप्लीकेशन फाइल की जिसमें मैंने बताया कोई सेपरेशन नहीं है वो तो आप भदौरिया साहब भी कह रहे हैं कोई सेपरेशन नहीं हुआ मैंने मेंशन किया है कि कैसे मस्त है। सेकंड मैंने जो ऑर्डर लगाया लॉट से R2 का ऑर्डर लगाया जो गलती लर्नेड ट्रायल कोर्ट से जो टाइपिंग मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपका कहना है कि वो कंसीडर नहीं हुआ। अब इसका ऑर्डर देखें केस डायरी का अवलोकन किया गया ऑर्डर डेटेड 24 अप्रैल है। हाँ 24 अप्रैल 2024 पेज नंबर 15 22 14 और 15 ठीक है लॉर्ड साहब। ये जो पूरा पैरा जो है यही मीरा देवी वाले में टाइप हुआ है पैराइट्स आपका कहना है कॉपी पेस्ट हुआ है। वो गलती से हुआ है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसलिए मैंने रिप्लाई में कहा कि वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। केस डायरी का अवलोकन किया गया केस डायरी के अवलोकन से है स्पष्ट है कि आवेदक नेहा तोमर अब इन्होंने जो ऑर्डर फाइल किया लॉर्ड से ये 9 मई 2024 ठीक है लॉर्ड से पेज नंबर है 17 से शुरू एनेक्चर P3 पेज नंबर 17 अब पैरा नंबर 8 जो मैं उसमें पढ़ रहा था पैरा नंबर 8 केस डायरी का अवलोकन किया गया केस डायरी के अवलोकन से है स्पष्ट है कि वर्तमान में इस मामले में तकनीकी तौर पर यह परिवर्तन हुआ है जी पैरा 9 में आया इसमें मीरा देवी वाले पैरा 9 तो यही दूसरा ऑर्डर मैंने फाइल किया है यही वो मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वो ये टाइपिंग मिस्टेक कोई सेपरेशन नहीं है और आपने किसी भी बेल एप्लीकेशन में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि मैंने कोई मिसयूज किया बेल का और कहीं भी किसी बेल एप्लीकेशन में ये एलिगेशन नहीं है कि मैंने कोई बेल का मिसयूज किया और मैंने इसी पॉइंट पे ये जो सिनॉप्सिस दिया है उसमें जजमेंट भी कोट की है कि कोर्ट कैंसिलेशन के टाइम क्या देखे सेपरेशन आपका खुद कहना है कि कोई सेपरेशन नहीं हुआ टाइपिंग मिस्टेक उस मीरा देवी वाले अकेले ऑर्डर में ये हुआ है कि 2 ऑर्डर चूंकि एंटीसिपेटरी बेल और हुई थी वहां से उससे वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ और मेरिट पे कंसीडर हुआ है कोर्ट ने क्योंकि फर्स्ट जो डाइट डिक्लेरेशन था उसमें एलिगेशन इन किसी पे भी नहीं सेकंड जो डाइट डिक्लेरेशन आया उसमें एलिगेशन आया अब ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का केस है ट्रायल में देखेंगे वो मिसयूज का कोई आपका एलिगेशन नहीं किसी भी बेल एप्लीकेशन मैंने सभी जजमेंट भी फाइल की है मैंने और सारा समरी दिया भी वो सीरियल नंबर से दिए हुए हैं मैंने जो सीरियल नंबर से केस फिक्स हैं वो सभी का सीरियल नंबर और MCRC नंबर दिया ये कॉपी दे दी है आपने एक दूसरे को? सिनॉप्सिस की चूंकि कॉपी नहीं देते लेकिन मैं दे दूंगा एक कॉपी कोई बात नहीं ठीक, आप बता दीजिए। अच्छा इनने जो एलिगेशन लगाया कि प्रोसिक्यूशन ने विरोध नहीं किया है 302 का भी जो हुआ था उसमें ही प्रोसिक्यूशन ने बताया है तो पर्टिकुलरली जो ऑर्डर शीट में जितना मेंशन किया जाता है कि अभियोजन की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो है उतना उसमें मेंशन किया वो उन्होंने बताया कि 302 का आपको है उसके बाद तो देखिए नहीं, 302 का इजाफा हुआ, ये कब बताया है? ये लोग 2 मई की एक लगी है 2 मई का जो 438 इन्होंने लगाई थी और आपका रिप्लाई उन्होंने पढ़ा, उसके क्या क्या क्या? ऑर्डर शीट में लिखा हुआ ना अग्री जमानत का आवेदन अपने लोग रिप्लाई की बात कर रिप्लाई में रिप्लाई जो आपने आपका जो रिप्लाई था ना जो Reply उन्होंने आपका पढ़ा- कहना
इनने हमको ऐसे ऐसे आवेदन दिया, तो वो हमारे पास आवेदन नहीं थे, हमें जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई हमने उसके बाद उस पर एक्शन लिया। जो वो जिसने लिया था वो भी अब पुलिस वो पहले ही लेकिन हो चुका था, बेल के पहले ही ये वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इस पे तो आपको कुछ नहीं है ना, आपने negotiation कोई डाउट नहीं है। नहीं थे, उसके लिए बेल ऑर्डर के पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, ये इनका एलिगेशन है जो आप रिप्लाई में क्या कहना है? अब आपका ये कहना है कि साहब दूसरे में जो ऑर्डर हुआ था वो पैरा इसमें टाइप हो गया, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं हुआ उसमें, मेरिट पे डिसाइड ही नहीं हुआ वो। और आपकी जितनी भी रूलिंग है उसमें कहीं ये नहीं है कि साहब ग्रेविटी कंसीडर नहीं है, हमारे में तो ये है कि ग्रेविटी को कंसीडर ही नहीं किया गया ऑफेंस की। और जहां ग्रेविटी को कंसीडर कर लिया जाता है और उसके बाद तकनीकी, सब मेरा जो आर्गुमेंट है कि जहाँ ग्रेविटी कंसीडर कर ली जाती है और वहां तकनीकी तौर पे अगर धारा बढ़ती है तकनीकी तौर पे और कोई मिसयूज नहीं होता है, तो वहां पर ये रूलिंग है। जैसे 326 में अगर बेल आउट हो जाता है आदमी कस्टडी में रहने के बाद और उसके बाद 307 का इजाफा होता है, तो कहते साहब हमने मिसयूज नहीं किया, केवल टेक्निकल तौर पे जो है ना 307 की बढ़ोतरी हुई है, तो वहां पर एंटीसिपेटरी बेल एलाउ के संबंध में नियम है। लेकिन जहां ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया गया, इतना ऑफेंस की ग्रेविटी तो कंसीडर की जाएगी, तो जो कोऑर्डिनेट बेंच का ऑर्डर है उसको एक बार कंसीडर कर लें साहब, और उसके आधार पर मेरा निवेदन है कि इनकी खारिज की जाए। क्योंकि जो सेकंड डिक्लेरेशन है वो आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 वो सारी बातें पहले कंसीडर हो चुकी। मेरा एक निवेदन है साहब इस पर डायरेक्ट डिक्लेरेशन कि जो मरने से पूर्व लिया जाएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। जितनी डायन डिक्लेरेशन और मृत्यु में जितना कम अंतर होगा वो डायन डिक्लेरेशन ज्यादा रिलायबल। और जो 5 महीने पहले लिया जा चुका है उसके बाद 6 महीने वो जिंदा रही, और हमारा कहना है कि उस समय वो ससुराल वालों के कस्टडी में थी, तो उसकी ग्रेविटी कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ जो है वो वो 42 बढ़ा देंगे इसमें काउंसिल भी नहीं है। मेरा एक निवेदन है सर, नहीं। 482 को भी थोड़ा सा देख लें कि इन्होंने उसी पॉइंट पे लगाई है 482 मीरा देवी की, कि जो फैक्ट सप्रेस फैक्ट जो उसमें कंसीडर नहीं हुए उसी आधार पे इन्होंने 482 लगाई है। नहीं, इसमें क्या रिलीफ चाहते हैं 482? वॉशिंग ये के तो लिए, क्वेश्चन आप तैयार वॉशिंग के लिए, नहीं, question वॉशिंग के लिए। इसमें आपको क्यों लिखते हैं? ये दूसरी नहीं लगाई है। 482 की एक ही पिटीशन है, वो पहले ही दिए थे। बाकी लिख सकते हैं।